आदाब, बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस प्रोग्राम बचाव और उपाय में। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से आप कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं और किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। आज इसी मौजू पे हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी। सर, बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप कितने लंबे वक्त से इस फील्ड में जुड़े हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी मैम, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर एमडी इन आयुर्वेदा हूँ और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में मैम लगभग जो है अब तक 20 साल का एक्सपीरियंस है। 2000 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, इसके बाद मैंने पेशेंट भी देखने शुरू कर दिए, साथ में मैं एमडी भी करता रहा और 2006 में कमीशन के थ्रू यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर मैं दिल्ली आया और दिल्ली में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सेवारत हूँ और तब से लेकर आज तक मरीजों की मैं सेवा कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप आयुर्वेदा से हैं, तो आयुर्वेदा का क्या रोल रहा है कोरोना वायरस को लेकर। आयुर्वेद की जहाँ बात करते हैं तो आयुर्वेद में पहला ही जो हमारा एम है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। इट मीन्स दैट प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव केयर। तो आज जो भी ये इन्फेक्टिव डिजीज या संक्रामक रोग हो रहे हैं, ये हो इसी कारण है कि हम लोग जो है पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को भूल चुके हैं। हमारे मन में एक ही बात आ गई है, कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करा लेंगे। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसे क्या क्या चीजें हम फॉलो करें कि हम बीमारी ना हो। तो आयुर्वेद जो मेनली फोकस करता है वो पहले प्रिवेंटिव केयर पे ही करता है कि, और कहा जी गया, एक आपने कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और उसको और विकसित कर लें तो संक्रामक रोग हमारे आसपास आके भी हमको नहीं होगा। तो आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो हमारी जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं, काढ़ा है, चूर्ण है, हर्बल मेडिसिन हैं और जितना भी हमारा दिनचर्या ऋतुचर्या है, सदव्रत है, वो सब आयुर्वेद में मौजूद हैं और हम आयुर्वेद को अपना के और आयुर्वेद को फॉलो करके इस कोविड से बहुत अच्छी तरह बच भी सकते हैं। सर, अभी आपके पास बहुत पेशेंट्स आ रहे होंगे कोरोना के, तो जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं उनको क्या प्रिस्क्रिप्शन आप देते हैं और जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड के माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हैं और मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हैं और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं बट उसमें कोई भी सिम्टम नहीं है। इट मीन्स दैट वो एक ऐसे एक्टिव केस हैं जो समाज में लोगों को कोरोना का कारण बन सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो हमारा प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव में मैं फिर आना चाहूँगा कि हम जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हम अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या और सदव्रत का पालन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इम्यूनिटी बढ़ने के बाद जिसको कोरोना हो रहा है या जिसको कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे भी दो तरह के केस हैं, एक है जो सिम्टोमेटिक है और एक जो है एसिम्टोमेटिक है। तो जो भी एसिम्टोमेटिक मरीज हैं उसके लिए हमारे मूर्धन विद्यान है हमारे आयुष मंत्रालय के, और उन्होंने जो है एक गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा कि हमको करना क्या है। हमको करना ये कि सबसे पहले हम जो है प्रतिमर्श नस, यानी एक कोई भी ऐसा मेडिकेटेड ऑयल, चाहे वो शीशम का ऑयल है, चाहे वो नारियल का ऑयल है या गाय का घी भी हो सकता है, तिल का तेल भी हो सकता है, उसको सुबह नाक दोनों नोस्ट्रिल में एक बार लगाना है। नोस्ट्रिल में लगाने से क्या होता है, क्योंकि ये जो वायरस है, इन्फेक्टियस डिजीज के जितने भी अधिकतर वायरस हैं ये सारे फैलते हैं कहीं ना कहीं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या टच से, स्पर्श से इन्फेक्टेड आदमी से। तो जब हमारी नाक मॉइस्ट हो जाती है, जब मॉइस्ट हो जाती है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वहां कोरोना पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अगर हमारा गला भी जो बहुत ज्यादा खुश्क है, हमारी नाक भी खुश्क है, तो उससे कोरोना फैल सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि तिल का तेल ले लीजिए या शीशम का तेल ले लीजिए या नारियल का तेल ले लीजिए, उसको थोड़ी देर मुंह में भर के आप रखिए, जिससे पूरा ऑलिएशन हो जाता है, उसकी कवरिंग हो जाती है मेम्ब्रेन की। और 2 या 3 मिनट के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसको कुल्ला भी कर सकते हैं, उसको स्पिट कर दीजिए। इसके अलावा हमारे मंत्रालय में और हमारे बहुत जो विद्वान हैं उनके द्वारा एक काढ़ा तैयार किया गया है, और बहुत छोटा सा एक काढ़ा है, बहुत छोटी सी एक टिप्स है कि आप थोड़ी सी तुलसी ले लीजिए, थोड़ी सी दालचीनी ले लीजिए, कुछ काली मिर्च लीजिए
और इसके साथ अगर अदरक मौजूद है तो अदरक ले लें, अदरवाइज आप सौंठ का चूर्ण भी ले सकते हैं। और इसको लेके 4 या 5 मिनट का उसके साथ इसको बॉईल करना है, इसके पानी में पकाना है। और जब ये थोड़ी देर पक जाएगा उसके बाद इसको छान लें। अगर गुड़ मिला के आपको लेना पसंद है तो आप गुड़ मिला के ले सकते हैं, अगर नींबू मिलाना पसंद है नींबू रस तो नींबू के साथ ले सकते हैं। तो ये जो काढ़ा है ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत बढ़ाता है ये काढ़ा। और इसके साथ अगली माइल्ड सिम्टोमेटिक की बात करूं तो मैं आप दिन में बार बार जो है 3-4 बार गर्म पानी जरूर पिए, गर्म पानी पिए। और इसके साथ रात को सोते समय जो आप जान रहे हैं आजकल बहुत फेमस है हल्दी वाला दूध। हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे मसालों में हल्दी मौजूद है, लेकिन हम इतनी पावरफुल चीजों को आज तक जान नहीं पाए हैं। सर जैसे कि आपने अभी गोल्डन मिल्क की बात की, हल्दी वाले दूध की, लोगों को ज्यादातर ये मालूमात नहीं होती कि वो हल्दी वाला दूध किस वक्त पीना चाहिए या कितने मिकदार में उसमें हल्दी होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो आप मुझे ये तफसील से बताइए कि वो हमें किस वक्त लेना हमारे लिए मुफीद है और उसमें कितनी हल्दी होनी चाहिए। जी देखिए, हल्दी एक वरदान है जो हमें प्रकृति ने दे रखा है, और हल्दी की पावर को हम आज तक समझ नहीं पाए। विदेशी ने समझा और उन्होंने उसका जो एक्टिव एल्कलॉइड होता है कुकुमिन, उसको पेटेंट भी करा लिया। तो हल्दी जैसी चीजें विदेशी इसका महत्व समझ रहे हैं और हम लोग समझ नहीं पाए। हल्दी साक्षात एक ऐसा द्रव्य है जो रक्षोग्नि द्रव्यों में भी आता है। रक्षोग्नि द्रव्य वो होते हैं जो हमें इन्फेक्टियस डिजीज यानी संक्रामक रोगों से रक्षा भी करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि घरों में हल्दी रखने को बोला जाता है। कोई गर्भवती महिला है या कोई बीमार है, किसी को वायरल डिजीज कोई भी हो रही है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो रहा है, तो उसके पास भी हल्दी नीम रखते हैं। तो हल्दी में इतनी मतलब चमत्कारी जो है उसकी क्षमता है, चमत्कार से भरी हुई औषधि है, हमने उसको जाना नहीं। हल्दी हम आम लोग देखिए मसालों में यूज करते हैं, हम लोग जो भी करी बनाते हैं, जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं। तो दूध भी हमारे यहाँ अमृत कहा गया है और हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर है। लेने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, आप करीब 150 ml दूध लीजिए और 1 चम्मच हल्दी लीजिए, ठीक है। उस हल्दी को उस दूध में बॉइल कीजिए और जब उसमें थोड़ा सा हल्का सा उबाल आ जाए उसको छान लीजिए और आप रात को उसको ले सकते हैं। खाना मतलब सोने से आधा घंटा पहले उसको ले, तो एक बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनता है। हल्दी को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। और अगर कोई आदमी कच्ची हल्दी लेना चाह रहा है, वो दूध के लिए उसको सूट नहीं करता है, दूध वो नहीं पीता है, नहीं पीना चाह रहा, तो वो कच्ची हल्दी सुबह करीब जो है आधा चम्मच के बराबर कच्ची हल्दी को चबा के भी ले सकता है, ऊपर से गर्म पानी भी उसमें यूज कर सकता है। सर जैसे कि आपने बताया कि मरीजों को क्वारंटीन की हिदायत दी जाती है, तो आयुर्वेद के मुताबिक क्वारंटीन का प्रोटोकॉल क्या है? जी मैम, क्वारंटाइन जैसे कि आपने पूछा, तो क्वारंटाइन अगर हम करते हैं किसी भी पेशेंट को तो 2 तरीके से होता है। या तो हमने जहां गवर्नमेंट ने उसके सेंटर बना रखे हैं या कोई कोविड का हॉस्पिटल है वहां हम उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। और दूसरा, अगर बहुत माइल्डली उसको सिम्टम है और वो घर में रह सकता है तो उसको हम घर में क्वारंटाइन में रहते हैं। क्वारंटाइन का मतलब ही है एकांतवास या अकेले रहना। तो उस पूरे पीरियड में उसका किसी से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, फिजिकली किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। वो 14 दिन का जो पीरियड है वो अकेले रहेगा और उस समय उसको जो रिजिम फॉलो करनी है वो प्रॉपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको फॉलो करना है। सुबह टाइम से उठना है, कोशिश ये करनी है कि जो है आप 6 से लेकर 7 बजे के बीच में उठ जाइए। उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी पिए। हल्का सा गुनगुना पानी पीने के बाद जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो आप कोई भी बहुत लाइट डाइट मतलब सुपाच्य वो जो है नाश्ता लीजिए। वो नाश्ता करने के बाद आप 11 बजे फिर से गर्म पानी लिए और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आप काढ़े का एक बार सेवन करें। उसके बाद दोपहर में हल्का सा जो भी हेल्दी डाइट है आपका लाइट आपको भोजन लेना है। 4 बजे के आसपास आप थोड़ा सा लेमन वाटर भी ले सकते हैं और उसके बाद 6-7 बजे के आसपास आप फिर काढ़ा लीजिए। शाम को फिर भोजन कीजिए और भोजन करने के बाद थोड़ी देर बाद उसके थोड़ा सा आप फिजिकली मतलब घूमे टहले जरूर और अपनी रिजिम को फॉलो रखें और थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ें, कुछ अच्छी बातों को सुनें, कुछ अच्छी बातों को करें। और इस तरह से अपनी रिजिम को 14 दिन आप बिताएंगे तो 14 दिन के बाद आप बिल्कुल 100% नेगेटिव हो जाएंगे कोविड से, ऐसा मेरा विश्वास भी है।
सर, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार या अलग-अलग राज्यों की सरकार बड़े-बड़े कदम उठा रही है, तो इसमें एमसीडी का क्या अहम रोल है? एमसीडी का बहुत अहम रोल रहा है मैम। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारी माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदया है मैम, और हमारे निदेशक आयुष डॉक्टर चंद्रकिशोर सर, उनके दिशा निर्देशन में हमने अपने हॉस्पिटल, अपनी डिस्पेंसरी तो खोली ही है, और उसमें काम भी हम लोग कर रहे हैं, पेशेंट को देख भी रहे हैं। अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसको थोड़ा लग रहा है, हमें डाउट है, तो उसको हम तुरंत रेफर कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी जांच करा रहे हैं, और उसके बाद पूरा जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सर के दिशा निर्देशन में हमें 24 घंटे टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई भी मरीज हमें कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी फोन कर सकता है। बहुत काबिल उसमें डॉक्टर्स भी हैं, और उसको कोई भी कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमसे सलाह ले सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कोई रोगी डिप्रेशन में जा रहा है, कोई जो है लॉकडाउन में परेशान है, किसी भी वजह से स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे योगा से रिलेटेड हो, चाहे उसको मेडिसिन की सलाह चाहिए हो, तो वो 24 घंटे हम लोग को उपलब्ध हैं। हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं पूरी तत्परता से, और अपना बेस्ट देने की कोशिश भी कर रहे हैं जी। सर, ये तो हुई पेशेंट्स की बात। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी और जहान भी, तो किस तरह से हम खुद को भी महफूज रखें और अपने परिवार को भी चलाएं? बहुत अच्छी कही हमारी बात, कही हमारे पीएम साहब ने कि जान भी और जहान भी। अब कोविड के साथ तो हमें रहना पड़ेगा जब तक कि इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन, अभी तक तो है नहीं, कोई मेडिसिन खोज ही नहीं गई, और वैक्सीन पे भी काम चल रहा है। तो कोविड के साथ तो हमें रहना पड़ेगा जब तक इसकी प्रॉपर मेडिसिन या कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है। लेकिन अगर हम सब कुछ बंद करके बैठ जाएंगे, हम घरों में कैद ही रहेंगे, तो फिर हमारी दुनिया कैसे चलेगी, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा समाज कैसे चलेगा, और एक आम इंसान अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएगा। तो पीएम साहब ने जो कहा है बहुत अच्छी बात की, जान भी और जहान भी। तो हमें घर से तो निकलना पड़ेगा, जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो घर से निकलें, लेकिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो ना निकलें, अपने घर में ही रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। लेकिन अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें सरकार के जितने भी नियम हैं उनका पालन करना है। हमको अगर मास्क लगाना है तो मास्क लगाना ही है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है उसमें मास्क ना हटाएं। हाँ, अगर आप अकेले हैं या आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का फॉलो करके पालन कर रहे हैं तो आप मास्क ना लगाएं, उस समय चलेगा। आप अकेले घर में हैं, आप सिंगल रूम में हैं, तो आप मास्क ना लगाएं, लेकिन प्रॉपर मास्क के साथ हमें जीना पड़ेगा। दूसरी बात जो बार बार कही जा चुकी है, मैं फिर से उसी को दोहराऊंगा कि बार बार साबुन से हाथ धोना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, मतलब धोना है। और जहां साबुन अवेलेबल ना हो वहां सैनिटाइजर को प्रयोग करें। जरूरी ना हो तो चीजों को ना छुएं, ना उनके कांटेक्ट में आए। किसी से मिल रहे हैं तो कम से कम आपके और उसके बीच में 1 मीटर की दूरी होना जरूरी है। सोशल गैदरिंग से बचें, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई ना कोई कोविड का पॉजिटिव पेशेंट हो, और जो एसिम्टोमेटिक है, जो कैरियर बनना है, उसके कांटेक्ट में आकर आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसको कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना ध्यान रखें। तो दुनिया तो चलेगी और हमें देश भी चलाना है। अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं प्रॉपर, तो हम कोविड से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी चला सकते हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम रोज योग करें तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं, तो कोरोना को दूर रखने के लिए योग की कितनी अहमियत है? योग और आयुर्वेद एक विज्ञान है, एक साइंस है, जीवन विज्ञान है। योग को केवल लोग ये समझते हैं कि हाँ, हमने थोड़े से 2-4 आसन कर लिए, फिजिकली एक्सरसाइज कर ली, बट योग एक पूरी प्रक्रिया है जो चरणबद्ध तरीके से होती है। उसके 8 स्टेप हैं, मैं बताता हूँ आपको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लोग केवल इसमें आसन को ले लेते हैं, सोचते हैं वो ही योग है। योग एक जोड़ने की कला है। हमेशा याद रखिए, जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जोड़े रखना बड़ी बात है। तो योग एक कला है किसी भी 2 चीजों को जोड़ने की। योग कला है अपने शरीर को मन के साथ जोड़ने की। योग कला है अपने आप को उस परवरदिगार विधाता के साथ जोड़ने की। और योग एक ऐसा विज्ञान है, अगर हम योग को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो हम फिजिकली शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और जब शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे मैम, तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि तन और मन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। आपको मन के लिए करना होगा प्राणायाम। इस कोविड के काल में, लॉकडाउन में लोग घरों में रहे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए, तो आप हमेशा याद रखिए मन के
मन को भी तो कुछ खुराक चाहिए। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए हमारे तन को खुराक चाहिए, हमें रोटी है, हमें सब्जी चाहिए, हमारे मन को भी पॉजिटिव रहने के लिए खुराक चाहिए। तो प्राणायाम उसका सबसे जीता जागता सबूत है। आप प्राणायाम करिए, कितना मजा आएगा, प्रसन्नचित रहेंगे, मन एकाग्रचित हो जाएगा और आपको जो है मन की जो पावर है, आपका अनकॉन्शियस जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो मन के लिए प्राणायाम और तन के लिए आसन और योगा। सर जैसे कि हम देख रहे हैं अभी लोग अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। दिन में लेट उठते हैं, रात में लेट सोते हैं, जिसकी वजह से नींद अच्छे से नहीं हो पाती है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तरह तरह की चीजें हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अच्छे से नींद हम ले पाए? बिल्कुल आपने सही कहा, लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों के पास करने को काम नहीं था, तो ये आपदा थी, लोगों ने इसको अपने लिए आपदा बना लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं पॉजिटिव सोच वाले और जो हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हैं, उन्होंने इस आपदा को अवसर में भी तब्दील किया। तो बिल्कुल आपने सही बात कही, नींद एक ऐसी चीज है। और मैं नींद और तनाव दोनों को एक साथ लेना चाहूंगा। नींद, अगर आपको तनाव है तो आपको नींद या तो नहीं आएगी या प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो निद्रा के लिए आयुर्वेद में कहा गया कि निद्रा एकम सुखम दुखम पुष्टि कार्स बलवलम, मतलब निद्रा यानी नींद के ऊपर ये सब आधारित है। पुष्टि, कार्स, बल और अबल सब आपका नींद के ऊपर निर्धारित है। तो नींद प्रॉपर ना आने से या तनावग्रस्त रहने से आपको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो आराम पसंद हैं या जिनको जो तनाव में है, जो डिप्रेशन में, उनको हार्ट डिजीज, उनको एसिडिटी, उनको डायबिटीज, ये सारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं। तो नींद का बहुत अहम रोल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हमको क्या करना जरूरी है। इस समय हमें करना क्या, हमें बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक अपनी लाइफ को बिल्कुल फिट रखना है और अपने आप को एंजॉय रखना है। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तब टीवी देखें, वरना टीवी ना देखें, नशरी बातों में ना पड़े। आप सुबह उठिए, सुबह प्रॉपर ब्राह्म मुहूर्त जो 45 मिनट का समय होता है, सीखने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए, मना करने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ टाइम है। आप ब्राह्म मुहूर्त में उठिए। हमेशा याद रखिए, स्वस्थ व्यक्ति और कामयाब व्यक्ति, जो सूरज को उठा रहा है वो स्वस्थ भी रहेगा और कामयाब भी रहेगा। और जिसको सूरज उठा रहा है, यानी वो सूरज उगने के बाद उठ रहा है, वो जिंदगी में कभी स्वस्थ भी नहीं रहेगा, वो कामयाब भी नहीं रहेगा। इसके साथ हमें अपनी डेली रूटीन में क्या करना है, किसी भी एक जगह सेडेंटरी लाइफ नहीं करनी है। आधे घंटे से ज्यादा एक पोर्शन में बैठे नहीं, ठीक है। अपने मनोरंजन के लिए जो भी हल्की फुल्की आप कार्टून देखते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। और आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मैं आपसे बिल्कुल मेरा निवेदन है, ये अनुरोध है, किसी एक धर्म ग्रंथ को जरूर पढ़ें। जो भी आपका धर्म है उसके ग्रंथ को पढ़ें, उससे प्रेरणा लें। और एक टाइम जो है आप किसी भी अच्छे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जो हमारे प्रेरणा के सूत्र हैं, ऐसे अब्दुल कलाम साहब हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें तो उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, कुछ नहीं होने वाला, दुनिया दोबारा पटरी पे आएगी और मुझे पूरा यकीन है, हम सबको यकीन है कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सर आपने आयुर्वेद, योग और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने तक हमें बहुत अहम जानकारी दी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हम कोरोना और बाकी बीमारियों से भी बचे रह सकें? देखिए बिल्कुल सही बात है कि हमें हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हमारा अग्नि जितनी है उसके अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। आहार मात्रा पुनर्अग्नि वाला अपेक्षी, मतलब आपको उतना खाना है, बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना, बहुत कम नहीं खाना। कम खाने से आप क्षीण हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ज्यादा खाने से एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में जमा होगा। तो अपनी डाइट को हम हल्का और सुपाच्य भोजन लें और मात्रा के अनुसार लें। हो सकता है आप कोई इंसान 4 रोटी खाता है वो उसके लिए मात्रा है, कोई 6 रोटी खा रहा है वो उसके लिए मात्रा है। लेकिन इस तरीके से नहीं कि पेट में 3 हिस्से रहें, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा की स्पेस के लिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, फास्ट फूड, जंक फूड, अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीजें जो है इतनी साक्षात जहर है हमारे शरीर के लिए। आप देखिए जो दूसरे देश हैं
वहाँ हल्दी का सेवन नहीं होता, वहाँ मसालों का सेवन नहीं होता, वहाँ फास्ट फूड खाया जाता है, वहाँ जंक फूड खाया जाता है। तो कोरोना वहाँ के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ। और ये शुक्र है परमात्मा का जिसने हमें आयुर्वेद दिया और जिसने हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं कि हम भारत में तब भी उसके मुकाबले काफी सुरक्षित हैं। इसके अलावा आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा सुधारें। अगर आप दिन भर टीवी के सामने बैठे, दिन भर सोफे पे चिपके, दिन भर बेड पे लेटे हुए हैं, तो आप लोगों का घर बना रहे हैं अपने लिए। आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी और बिना बेकार की चीजों में आप बिजी रहेंगे। तो इन सब चीजों को छोड़ के हम जो है कोविड और इसके जैसी कोई और भी बीमारी होती है उनसे भी बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा, आयुर्वेद ने एक बहुत अच्छी 2 लाइनें कही हैं हमारे महर्षि चरक ने, उसका जिक्र एक बार जरूर करना चाहूंगा श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। बहुत काम वाली चीज है। आयुर्वेद में कहा गया, नरो हिता विहार से भी समीक्षकारी विषय विषक्ता दाता समा सत्य प्रश्न आप तो सेवी चावल होगा। यानी जो नर यानी जो मनुष्य हितकर आहार और विहार का सेवन करता है, नरो हिता विहार से भी, और जो विषयों की समीक्षा करता है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, किसी से गले मिलना मेरे लिए सही है, किसी के पास जाना मेरे लिए सही है या वो गलत है, इन चीजों की समीक्षा करना जानता है और हमेशा दान देने में तत्पर रहता है। दान केवल पैसे का दान नहीं, किसी को विद्या का भी ज्ञान है, किसी को नॉलेज का भी ज्ञान है, किसी को एक अच्छी सलाह भी है। और जो विद्वानों की यानी जो बड़े बड़े लोग आज हमारे देश के जो कर्णधार हैं वो कह रहे हैं, या कोई आयुर्वेद का विद्वान अगर कुछ कह रहा है उस बातों को मानता है, उनकी सेवा करता है, तो ऐसे पुरुष को रोग नहीं होते। तो हमेशा के लिए आप अच्छा रिजीम बनाएं, अच्छी चीजों को सीखें, अच्छी चीजों को पालन करो, तो इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अहम जानकारी दी। जाने से पहले आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी जरूर, मैं कुछ कहना जरूर चाहूँगा। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो याद रखिए, दिल में जो है वो शेयर कीजिए, दिल में ना रखिए। दिल में बातें रखने से ये छोटा सा हमारा हृदय है जिसका 300-400 ग्राम वजन है और ये इंसान को कहीं से कम पहुंचा देता है। तो दोस्तों के सामने, घर वालों के सामने खुलिए। आपको कोई दिक्कत परेशानी है उनके साथ शेयर कीजिए, डॉक्टर के साथ भी शेयर कीजिए। और इसके साथ अगली बात मैं कहूँगा कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए, केवल कोरोना को छोड़ के। कोरोना से निगेटिव रहना है और जीवन में हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें चलना है। तीसरी चीज कहना चाहूँगा, चिंता छोड़िए, आत्मनिर्भर बनिए। चौथी चीज कहूँगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और 5वीं चीज कहूँगा, आप स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी कामना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर जी, जिन्होंने हमें इतनी अहम जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि जो जानकारी हमने आपको दी है आप उसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे ताकि आप कोरोना से बचे रहें और महफूज रहें। आदाब।